केकय राज्य का भव्य राजमहल, जिसे देखकर कोई भी उस राज्य की संपन्नता और वैभव का अनुमान लगा सकता था। इस राजमहल के एक विशेष कक्ष में एक महत्वपूर्ण मंत्रणा के लिए कई राज्य प्रमुख, मंत्री तथा विभिन्न अमात्य उपस्थित थे। यह विशेष कक्ष विशाल था। इसके चारों ओर सुंदर दीवारों से सटे कई सुंदर आसन रखे थे, जिनमें अपनी योग्यता एवं पद के अनुसार राज्य के प्रमुख, मंत्री, सलाहकार एवं अमात्य विराजमान थे। सभी उपस्थित जनों के चेहरों पर गंभीरता अंकित थी। वातावरण अत्यंत शांत था। इस सभा को केकय नरेश पर्वतराज अर्थात पोरस की प्रतीक्षा थी। उन्हीं के आदेश पर यहाँ केकय राज्य के प्रमुख तथा अनुभवी विभूतियां एकत्र हुई थी। सहसा सभी की प्रतीक्षा समाप्त हुई, क्योंकि महाराज पोरस ने उस विशेष कक्ष में पदार्पण किया था। उनके आगे पीछे दाएं बाएं सतर्क और चुस्त सुरक्षा सैनिक थे और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे। महाराज पोरस भी सिंह जैसी चाल से अपने सिंहासन की ओर बढ़ रहे थे। उनके भी चेहरे पर गंभीरता थी, परंतु एक विशेष प्रकार की शांति और निश्चिंतता भी उनके तेजस्वी मुखमंडल पर झलक रही थी। महाराज पोरस के कक्ष में प्रविष्ट होते ही कक्ष में पहले से उपस्थित जन उनके सम्मान में उठ खड़े हुए। महाराज पोरस उनके सम्मान प्रदर्शन को देखकर हौले से मुस्कुराए, फिर अपने सुंदर सिंहासन पर जाकर बैठते ही उन्होंने अपनी विशाल भुजा को उठाकर सभी को बैठने का संकेत किया। उनका संकेत पाकर सभी पुनः बैठ गए। सहसा महाराज पोरस का गंभीर और भारी भरकम स्वर विशेष कक्ष में गूंजा। मंत्रीगण, अमात्यजन, सम्मानित राज्य परामर्शदाता व सैन्य प्रमुख, इस समय हम सभी यहाँ एक विशेष संकट और समस्या पर मंत्रणा हेतु एकत्र हुए हैं। यूनान का राजा सिकंदर, जिसे विश्व विजय की सनक है, जो क्रूरता और अभिमान का पर्याय है, वह हमारी सीमाओं के निकट आ चुका है। हमारे अमात्यों ने सूचित किया है कि सिकंदर ने गांधार तथा केकय राज्य में अपने गुप्तचर भेजे थे। हमारे सतर्क सीमा प्रहरियों ने उनमें से एक को बंदी बनाया। उससे पूछा तो ज्ञात हुआ कि सिकंदर भारतीय राजाओं को झुकाना चाहता है। जो नहीं झुकेगा उसे वह समाप्त करने की नीति अपनाए हुए है। मेरे पास भी सिकंदर का संदेश आया कि मैं आत्मसमर्पण कर दूं अथवा युद्ध के लिए तैयार रहूं। उसने आशा व्यक्त भी की कि मैं उसे आत्मसमर्पण कर दूंगा, ठीक उसी तरह जैसे गांधार नरेश आम्बी और उसकी देखा देखी अन्य पड़ोसी राजाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया। परंतु अपने विचार और उत्तर को मैंने अभी स्थगित रखा है। आप सभी से परामर्श के बिना मैं कोई निर्णय नहीं लेना चाहता, किंतु इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि भारत की धरा पवित्र भूमि है। यह ईश्वर की धरोहर हमारी मातृभूमि है, जिसकी सुरक्षा और सम्मान रखना हमारा धर्म कर्तव्य है। हमारे पास यदि कोई शक्ति है तो वह है देश प्रेम की शक्ति। इस शक्ति के बल पर हम एक नहीं हजारों सिकंदरों से डटकर लोहा ले सकते हैं। परंतु दुख इस बात का है कि देश और देशभक्ति का मूल्य ना तो गांधार नरेश ने समझा और न सिकंदर को आत्मसमर्पण करने वाले अन्य राजाओं ने। उन्होंने कायरो से भी बदतर व्यवहार किया अपनी मातृभूमि के साथ। अपनी सुरक्षा का बहाना बनाकर उन्होंने अपने पूर्वजों को कलंकित किया। इस स्थिति में सिकंदर की समस्या और विषम हो उठी है। सिकंदर के लिए कायर और स्वार्थी राजाओं ने सीमा के द्वार खोल दिए हैं। एक अकेला मैं ही बचा हूं जो सिकंदर नामक शत्रु से युद्ध भूमि में लोहा लेने का संकल्प कर चुका हूं। मेरा यह संकल्प वर्तमान में उचित है या अनुचित, व्यवहारिक है या अव्यवहारिक, इस विषय में यहाँ उपस्थित जन परामर्श दें तो आगे की रणनीति का निश्चय किया जा सकता है। इतना कहकर पोरस ने अपनी वाणी को विराम दे दिया। केकय नरेश पोरस की व्यथा को तथा सिकंदर के सीमा पर आने से सुलगते आक्रोश को वहां उपस्थित सभी मंत्रीगण, अमात्य, अनुभव
परामर्शदाताओं की सभा ने गहनता से अनुभव किया। पोरस का आक्रोश एक देशभक्त राजा का आक्रोश था जो सिंह की तरह गुर्राहट से भरा था। उसकी वेदना भी देशभक्त की वेदना थी जो पड़ोसी कायर राजाओं द्वारा सिकंदर के सामने समर्पण कर देने से उपजी थी। उस मंत्रणा सभी में बैठा हर कोई जिम्मेदार व्यक्ति था। पोरस के संबोधन से सभी के रक्त में उबाल आ गया था। देशभक्ति का ज्वार उमड़ पड़ा था और कोई कुछ कह पाता उससे पूर्व एक वरिष्ठ वयोवृद्ध से सौम्य परामर्शदाता अपने स्थान से खड़े हो उठे। उनके चेहरे पर गंभीरता और विद्वता की छाप स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही थी। उन्होंने धीर गंभीर स्वर में कहा, केकई नरेश वीर पोरस, हमें आप पर पूर्ण विश्वास है कि आप विषम घड़ी में जो भी निर्णय करेंगे वे प्रजा और राज्य दोनों के हित में होगा। हमारी प्रथम आवश्यकता है सतर्कता, देशभक्ति, बलिदान भावना। इन्हीं के बल पर हम शत्रु को समर भूमि में परास्त कर सकते हैं। इसके पश्चात एक मंत्री उठकर खड़ा हुआ। उसने पोरस की ओर प्रणाम निवेदित करने के पश्चात कहा, महाराज पोरस, सिकंदर के आने से हमें प्रसन्न होना चाहिए कि उसने हमारी सेना के वीर सैनिकों को वह अवसर प्रदान किया जिसकी हर वीर योद्धा आतुरता से प्रतीक्षा किया करता है। कदाचित सिकंदर को भी अब तक तलवार और घातक अस्त्र शस्त्रों का तीखा स्वाद नहीं मिला है। कायर गांधार नरेश आम्बी ने तो सिकंदर को सुंदर व्यंजनों का स्वाद चखाया है, किंतु हमारी सेना के तीखे बाणों तलवारों के स्वाद से सिकंदर अभी वंचित ही है। अतः हमें उसे इससे वंचित नहीं करना चाहिए। अतः मैं सिकंदर के विरुद्ध युद्ध का समर्थन करता हूं और महाराज से निवेदन करता हूं कि सिकंदर को उसकी घृष्टता का दंड देने की कृपा करें। मंत्री के इस सुझाव पर पोरस ने मुस्कुराकर सहमति से अपना सिर हिलाया। इसके पश्चात एक अमात्य सुझाव देने के लिए अपने आसन से उठकर खड़ा हुआ। उसने पोरस को प्रणाम किया। फिर उसने कहना शुरू किया, महाराज पोरस, यदि हमारी मातृभूमि पर सिकंदर संकट बनकर आया है तो यह उसका जघन्य अपराध है और इस अपराध का दंड सिकंदर को हर दशा में मिलना चाहिए। किंतु यह ध्यान अपनी रणनीति में हमें सावधानी से रखना होगा कि शत्रु हम पर पीछे से वार कर सकता है। हमें पहले ही पता लगाना होगा कि वह किस ओर से केकई की ओर बढ़ रहा है और उसे राजा आम्बी की सेना का भी सहयोग प्राप्त है या नहीं। सतर्कता, आक्रामकता और शत्रु को दंड देने की उमंग ही हमें विजय दिलाएगी। हम सिकंदर के थोपे हुए युद्ध को स्वीकार करें और उसका प्रबल प्रतिकार करें, यही मेरा आग्रह है। अमात्य के पश्चात सभी ने पोरस के समक्ष सिकंदर से युद्ध किए जाने को समर्थन किया। सभी के सुझाव तथा परामर्श को सुनकर पोरस ने कहा, मैंने सभी के विचारों को सुना है और मैं अनुभव कर रहा हूं कि सिकंदर से हमारा युद्ध ही अवश्य संभव है। अतः इस स्थिति में मैं अपने सेनापति से भी उनके विचार जानना चाहता हूं कि हमारी सेना की क्या स्थिति है। पोरस के कहने पर सेनापति, जो एक चपल, चुस्त और गठीले शरीर का था और वीरता का प्रतीक लगता था, वह आसन से उठकर बोला, महाराज पोरस, हमारी सेना सिकंदर का सामना करने में पूर्ण सक्षम है, क्योंकि हमारी सेना में अनगिनत योद्धा हैं जो प्राणों की बाजी लगाकर युद्ध में कूद पड़ने को उद्यत रहते हैं। उनकी आक्रामक क्षमता का कोई सानी ही नहीं है और प्रशिक्षण भी असाधारण है। इसके अतिरिक्त हमारे सैनिकों में अपने देशभक्ति और बलिदान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। किसी भी देश की सेना के सैनिकों में देशभक्ति की भावना ही वह शक्ति है जिसके सामने कोई भी सेना नहीं टिक सकती। हमारे सैनिक वेतन भोगी नहीं हैं बल्कि देशभक्त हैं और हमारी सेना देशभक्तों की सेना है जो हर समय शत्रु से युद्ध करने को सावधान, सतर्क और तैयार रहती है। मैं आश्वस्त करता हूं कि जैसे ही आपका आदेश होगा हमारा हर सैनिक युद्ध के लिए उठ खड़ा होगा। यह कहकर सेनापति अपने आसन पर बैठ गया। सैन्य प्रमुख के वीरतापूर्ण उद्बोधन तथा आश्वासन से सारा सभा कक्ष की करतल ध्वनियों से गूंज उठा। पोरस का चेहरा भी दमकने लगा था।
युद्ध का संकल्प उसके चेहरे के भावों से स्पष्ट परिचित हो रहा था।